बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, असम में बन रही है बीजेपी की सरकार। इस एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान में 88 से लेकर वहां पर 100 सीटों का अनुमान है। 88 से 100 सीटें एनडीए की और 24 से 36 सीटें कांग्रेस की। वही कांग्रेस जो पिछली बार 27 सीटों पर अटक गई थी, इस बार भी बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर पूरे कुनबे को, कांग्रेस प्लस को सिर्फ 24 से 36 सीटें बताई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ती है, अगर वो 100 सीटों का आंकड़ा छू लेती है, तो अब तो इस सेंचुरी के साथ रिकॉर्ड बना देंगे वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है, उसमें जो शामिल दल है, उसमें अगर हम बाइफरकेशन देखें तो उसमें समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी 70 से 88 सीटें जीत सकती है। यह अनुमान उस पर रखा गया है। असम गण परिषद 7 से 9 सीटें जीत सकती है और बोडो जो बोडो पार्टी है वहां पर, बोडो पीपल्स फ्रंट जो है बीपीएफ, वो 9 से 11 सीटें वहां पर जीत सकती है। जबकि कांग्रेस का आंकड़ा अभी भी वहीं के वहीं नजर आ रहा है। 22 से 30 तक कांग्रेस पार्टी वहां पर सीटें जीत सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम एनडीए का वोट परसेंटेज देखते हैं तो वोट परसेंटेज में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को मिला था 37% वोट, 7% एजीपी को, असम गण परिषद को और बोडो पीपल्स फ्रंट को 4%। और इस बार जो वोट मार्जिन हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, 48% तक वोट परसेंटेज पहुंच सकता है एनडीए का, लेकिन +-2 का इसमें हमने डिफरेंस किया है। तो पिछली बार से मुझे लगता है कि उतना ही वोट परसेंटेज लगभग। और एक बड़ी बात इस पे अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिर्फ 2 या 3% का फर्क था, लेकिन इस बार जो प्रेडिक्शन किया गया है उसके मुताबिक 6% का फर्क इसमें हो सकता है। तो असम में कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 70 से 88 सीटें मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बताया गया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें पिछली बार उनको मिली थी और इस बार उनकी सीटें बढ़ती हुई, जबकि कांग्रेस की सीटें वहीं की वहीं अटकी हुई यहां पर नजर आ रही है। एग्जिट पोल के रुझानों को अगर हम सही माने तो दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि डीलिमिटेशन के बाद जिस तरीके से सीटों का परिसीमन बदला, उसका फायदा बीजेपी को होगा, ये उनका प्रेडिक्शन था। और अगर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सही निकल रहा है तो साफ नजर आता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर असम की गद्दी संभाल सकते हैं और दूसरी तरफ एनडीए एक बार फिर सत्ता में आएगी और वो भी पिछली बार से ज्यादा सीटें पाकर यहां पर सत्ता पर आते हुए नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की। अगर हम एग्जिट पोल के ही रुझानों को नतीजे माने और उनके एग्जिट पोल के नंबर सही साबित हुए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एनडीए के कुनबे के साथ वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। और अगर 88 से 100 सीटें एनडीए का ऊपर आई है, देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सीधा 88 से 100 सीटें आती हुई दिख रही है। 24 से 36 पर अगर पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा अटकता हुआ दिख रहा है, तो ये अपने आप में एक ऐसा संकेत है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कैंपेन था बहुत आक्रामक थे और गौरव गोगोई को उन्होंने बिल्कुल घेर दिया था। पाकिस्तान के मुद्दे पर और उनकी पत्नी के मुद्दे पर ये सब उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा, जो वाकई वहां पर इंट्रिंसिक सबसे बड़ा मुद्दा है, असमिया बोलने वाले मुस्लिम वर्सेस बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम, यानी जो बांग्लादेश से आए हैं, ये जो उन्होंने जो मियां मुसलमान वाला जो पूरा उन्होंने अपना कैंपेन किया, वो मकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह से सीट्स आती हैं तो, लेकिन अभी 4 मई का इंतजार करना होगा। अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहते हैं 4 मई का इंतजार करना होगा। 4 मई को ही कुछ भी इस पर कहा जा सकता है। लेकिन शशि शेखर जी, आप भी सही साबित हुए, बाकी आशुतोष जी और रागी जी भी सही साबित हुए। शशि जी, ये तो 2/3 मेजोरिटी। अगर अब मैं सिर्फ एक्सिस बाई इंडिया के एग्जिट पोल पर टिप्पणी कर रहा हूँ। 4 मई को नतीजे आएंगे। ये नतीजे नहीं है जी, ये नतीजे नहीं है, लेकिन इस कयास को देखकर सीधे सीधे 3 बातें साफ हो रही है। पहली बात यह कि 2/3 मेजोरिटी से एनडीए जीत रही है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस प्रियंका गांधी के बावजूद अपना आंकड़ा नहीं बढ़ा सकी। महाजोत उन्होंने तोड़ा, अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लिए कोई स्थिति क्रिएट नहीं कर पाए। तीसरी बात, गोगोई का घेराव पाकिस्तान या ये सब नहीं था। गोगोई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के अपने अंदर की कलह थी और जिस तरीके की पॉलिटिक्स
वहां कांग्रेस के छोटे डायनास्ट करते हैं, वो हर प्रदेश में उनके लिए दिक्कत तलब साबित हो रही है। मैं एक तरफ से बहुत से नाम गिना सकता हूं। शशि जी, ये भी हो जाता है ना कि हैंड पिक्ड बाय राहुल गांधी, कि भाई तुम जाओ वहां पे विधानसभा। कोई बात नहीं, राहुल हो चाहे प्रियंका हो या कोई हो, लेकिन मैं ये भी एक फैक्ट है, सिर्फ राहुल गांधी ही दोषी नहीं है, ये छोटे डायनास्ट राहुल बड़े डायनास्ट को खा रहे हैं। दूसरी बात, हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे हैं जो हिंदुत्व की सबसे प्रखर आवाजों में एक है। हेमंत बिस्व शर्मा हिंदुत्व पर ही अकेले भरोसा नहीं करते, बल्कि वो डिलीवरी पर भरोसा करते हैं। हेमंता ये भी जानते हैं कि महिलाएं वोट डालती हैं हमें। यही मैं बता रही हूँ, सुनिए ना, नंबर यही बता रहे हैं, 88 से 100 का एनडीए का जा रहा है, 24 से 36 आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है, 38 का कांग्रेस प्लस का। एआईयूडीएफ शायद इस बार खाता भी ना खोल पाए, जो स्थिति बनती हुई दिख रही है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी यूपीपीएल, और अन्य को भी आप देख रहे हैं जीरो आते हुए। और पिछली बार एआईयूडीएफ और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, इस बार कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस करने से इनकार किया था। लेकिन फिर भी नौबत वही की वही दिख रही है, ना उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, ना इनको दिख रहा है। और हाल ये है कि आशुतोष जी एक टिप्पणी इस पर, महिलाओं में खास तौर पर जो लोकप्रियता है हेमंत बिस्व शर्मा की, एक सवाल मैंने उनसे इंटरव्यू में वहां पंचायत में पूछा था कि आपको सब मामा यहाँ पर कहते हैं, तो बोले कि पहले दादा कहते थे, अभी मामा कह रहे हैं, कुछ दिन में हो सकता है कि वो और भी बुजुर्गवार मुझे बता दें, तीसरी पीढ़ी का मेरी बाबा बोलेंगे, मेरी उम्र बढ़ रही है तेज, लेकिन गजब लोकप्रियता, उनके पूरे हाथ में नाखून के निशान थे, क्योंकि सब उनको रैलीज में पकड़ रहे थे। और ये जो एक्सेस माई इंडिया का वोट शेयर है, इसमें दिखा रहा है कि मेल में जो 46% है वो भी बढ़कर हुआ है 3% का इजाफा, लेकिन महिलाओं में 50% पार वो जा रहे हैं, 51% छू सकते हैं इस एग्जिट पोल के मुताबिक। वो तो खैर एग्जिट पोल का नहीं। मेरी दिलचस्पी असम में सिर्फ इतनी सी थी, क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले अपने बल पे 63 से ज्यादा सीटें ला सकती है, नहीं ला सकती। कम से कम आपका जो सर्वे है ये कह रहा है कि 70 से 88 सीटें आती। अगर ये है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में वहाँ किसी दूसरे गठबंधन के साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो चलते हैं साथ में, क्योंकि वोट डिवाइड होता है सीट वाइज, ये इतना इजी नहीं होता है। मैं कहता हूँ हर पार्टी की ये कोशिश होती है ना अपने बल पे सरकार बनाए, क्यों किसी की डिपेंडेंट रहे। इस वक्त जो सरकार थी उसमें सिर्फ 60 सीटें थी उनके पास 126 में से, और उसमें 93 पे चुनाव लड़ा था। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रसार असम में हो रहा है, पहले से ज्यादा होता जा रहा है, अगर यही नतीजे आते हैं तो। इसलिए मैंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं, क्योंकि असम के चुनाव से साफ लग रहा था कि वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की स्थिति बेहतर है। लेकिन एक चीज जो अच्छी हो रही है वो ये कि एआईयूडीएफ वहां पूरी तरीके से गायब हो रही है। मतलब धर्म के आधार पे या जाति के आधार पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है और वो अगर अपने स्थिति को आगे करती तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती। ठीक है, हालांकि अपने दर्शकों को बता दें ये नतीजे नहीं है, नंबर 1 ये नतीजे नहीं है, ये एक्सेस माई इंडिया का अनुमान है, जो वो जमीन पे अपने सैंपल साइज के साथ हर तरह के सेगमेंट को शामिल करके वो इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो चीज मुझे इस पे आशुतोष जी को ये भी आज तक का कोई सीधा योगदान नहीं है। नहीं इसमें आज तक का तो सीधा योगदान नहीं है। एक तो ये एक्सिस बाय इंडिया का एग्जिट पोल है और नतीजे 4 तारीख को आएंगे। अभी तो जो है सिर्फ नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है कि सब अपने आप को साहिल जो आशुतोष कह रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि धर्म के आधार पर। बदरुद्दीन अजमल को पहले भी हरा चुका है लोकसभा में। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का पूरा वोट एक तरफा शिफ्ट किया है। मतलब अरे भाई जो सच्चाई है उसको क्यों से नीचे इग्नोर निकल कर नहीं रहे पाते हो हैं? यार, उससे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मुसलमानों से नीचे तो निकल नहीं पाते। लेकिन आपको लिमिटेड पॉइंट ये है, लिमिटेड पॉइंट ये है कि एक सेकंड कि ये वोट लगता है जो बीजेपी को हरा सकता है उसको एक मुश्त वोट दो। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं आशुतोष जी, तो ये तो बहुत बेसिक है इंडियन पॉलिटिक्स में। मैं तो इतनी बात नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ना समझ। तो टीएमसी के पीछे काहे 75% चले गए? मैं एक मिनट मुझ पर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। नहीं मैं सवाल पूछ रही हूं। मैं एक बात ये बात कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 62 से ज्यादा सीटें लेकर आती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रसार वहां लगातार हो रहा है। एक मिनट। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से वहां डिलिमिटेशन किया गया, आपने 30-32 सीटें जहां मुस्लिम वोटर को बहुतायत हो सकती थी या डिसाइसिव हो सकते थे, आपने उसको घटा के 22-23 पे लाके खड़ा किया। इसको भी तो फैक्टर इन करना पड़ेगा, नहीं फैक्टर इन करना पड़ेगा?
आप सरकार के अंदर हैं, आप डिलिमिटेशन कर रहे हैं और आप एक कम्युनिटी विशेष के नहीं, लेकिन लेकिन इससे पहले भी और दो बार बार से बार लगातार मुसलमानों शेखर जी यहाँ को पर देखते रहते हैं। मुझे इस पर नहीं, एक मिनट, अरे बारी बारी से प्लीज अरे भाई मुझे तो बोलने दीजिए ना। निजी मुझे इस समय बोलो। मैंने एक बात जो कहा, अपने समय पर बोले। मैंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पे राजनीति करती है, आईडीएफ की क्या प्रॉब्लम है वहां पे? भैया आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स करते तो सबको साथ लेके चलने की बात करिए। एक धर्म विशेष की पार्टी बनेगी इस देश के अंदर और वो अगर अच्छा करेगी तो ये देश के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, दूसरे और एक चीज मुझे पूछनी है इसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दो बातों का जिक्र किया गया था जो शशि शेखर भी कर रहे थे कि बेसिकली प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के तौर पर असम की, नंबर 1। नंबर 2, गौरव गोगोई पहली बार विधानसभा का चुनाव जोरहाट से लड़ रहे थे, जहां से वो लोकसभा की सीट जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद समय पर अलायंस नहीं बना पाना, अलायंस बनाने के बावजूद भी फ्रेंडली फाइट्स में इन्वॉल्व होना, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल साबित हुआ कि नहीं हुआ, जो बाकी राज्यों में दिखाई दिया। मुझसे पूछा तो मुझे जवाब तो देने दीजिए यार। अगर मुझसे पूछा मुझे जवाब दीजिए, आप बोलिएगा उसके बाद। देखिए साहिल, मैं एक बात कह रहा हूं, पार्टी इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि हम यदि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन में जाएंगे तो पोलराइज हो जाएगा और ज्यादा पोलराइज होगा। लेकिन जो बनाने की कोशिश की वो भी तो ठीक से नहीं बनाया। जो अगर ठीक से कर लिया होता तो ये तो नहीं दिखाई पड़ता ना एग्जिट पोल में। मैंने जो बात कही है, 48% लोग कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ही सीएम बने। हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता पर एक बार फिर से इसके हिसाब से मुहर लग रही है। और जानते हैं 2% कह रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल, हंग्रामा मोहिलारी को 1, गौरव गोगोई को 32, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट 3, अखिल गोगोई 3, बदरुद्दीन अजमल 2, प्रमोद बोरो को 3 और अन्य को नहीं जानते कहने वाले 6%। तो 48% के साथ लगभग आधे का ये लोकप्रियता में अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के कामकाज, उनके तौर तरीके और जिस तरह से अगर चूंकि हम लोग तो गुवाहाटी और आसपास गए थे तो उन इलाकों में आप देखिए तो एक जो फैसले लेने की और जो डिसीजन लेकर काम कराने की, और ये उनका अच्छा डांस दिख रहा है शशि जी। ये जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन कनेक्ट इस बार किया, जिस तरीके से पूरी तरीके से कम्युनल कैंपेन उन्होंने किया, जिस तरीके के विज्ञापन मीम निकाले, क्या वो देश के लिए ठीक बात है? क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से उसको खुली छूट मिल जाएगी कि हम एक कम्युनिटी विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को लगातार टारगेट करेंगे? इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे थे, क्या गलत है? टारगेट कर रहे थे इमिग्रेंट्स को टारगेट करने में बिल्कुल इमिग्रेंट को टारगेट नहीं कर। आप बहुत नासमझ अगर आप इस तरीके की बातें अब देखिए आप अग्रेसिव हो रहे हैं। जरा आगे के नंबर सीधे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सीधे। प्लीज एक सेकंड, जरा आगे के नंबर्स देख लीजिएगा। देखिए ये कैसे पोलराइजेशन हो जाता है। अगर आप इलाके वाइज चले जाए, असम के भीतर, बोडोलैंड के भीतर, जाहिर सी बात है कि उनके पास में वो पार्टी उनके साथ में है, उनका लीडर है, जाहिर से उसके वजह से एनडीए को फायदा वहां पर होता हुआ 13 से 15 सीटें वहां पर जीत रहे हैं। सेंट्रल असम के भीतर भी इस बार एनडीए 31 से 35 सीटों पर जाकर पहुंच रही है, सबसे ज्यादा फायदा सेंट्रल असम के भीतर। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपर असम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, इस बार भी उनके साथ में नजर आ रहा है। जो भी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है वो लोअर असम के भीतर दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पोलराइजेशन साफ है। जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोटिंग है वो कांग्रेस पार्टी, और बाकी वोटिंग उसी बिना पर जिसका जिक्र शायद आशुतोष कर रहे थे, क्या बीजेपी छीन रही है कांग्रेस पार्टी? केरल पुडुचेरी के भी नतीजे आ रहे हैं, जल्दी शशि। अब मैं इस बात को साफ करे दे रहा हूँ। कांग्रेस के लिए मुसलमान एक अलग तरह का डायलेमा बन गया है, वही उसकी ताकत है। अगर मुसलमान साथ ना हो तो तेजस्वी यादव, स्टालिन, अखिलेश, कोई भी उनसे समझौता नहीं करेगा। तो एक वो उनकी ताकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बनता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुली उसे मुसलमानों की पार्टी साबित कर देती है। लेकिन इन दोनों बातों के बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता का तड़का कोई भी पार्टी न लगाए तो बेहतर होगा। लेकिन वहां पर असम को आप भी जानते हैं शशि जी, वहां पर जो अवैध घुसपैठ है वो इंट्रिंसिक मुद्दा है भाई। असम अकॉर्ड आप पूरा इतिहास देख लीजिए, वहां पर जिस तरह से अवैध घुसपैठ हुआ है वो सभी पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी जब भाई 70 के दशक तो यही टॉपिक कांग्रेस ही उठाती थी। 70 के दशक में जब वहां पर असम में आंदोलन हुआ था बाहर के लोगों को हटाने का, तब भी हम लोग इतने बड़े तो हो गए थे कि अखबार पढ़ते थे, समझ जाते थे। लेकिन जो प्रॉमिस है वो तो किसी ने पूरा नहीं किया, वो कर ही नहीं सकते। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि सबको बाहर नहीं निकाल सकते। कुमार महता ने बाद में कहा कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी रजिस्टर बनाना, तो वो एक अलग बात है।
लेकिन मैं एक बात ये जरूर देख रहा हूं कि कांग्रेस को अपने जिस तरह पर फैलाने चाहिए वो फैलाने में वो नाकाम साबित हो रही है, और इसके लिए कांग्रेस को सोचना जरूर पड़ेगा। शशि जी, आप जिस बाहरियों की बात कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आए घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, उसकी तो पहचान हो चुकी है ना। वहां पे 16.5 लाख, उसमें 7 लाख मुसलमान है और 9 लाख के आसपास हिंदू हैं। क्यों नहीं आप उनको बांग्लादेश भेजते? किसने आपको रोका है? वो 6 साल से लगातार लिस्ट पड़ी हुई है। वो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर। प्रधान अभी अमित शाह जी ने क्या कहा? डिटेक्ट, डिलीट कहा ना उन्होंने, डिपोर्ट। तो जब आपने डिटेक्ट कर लिया है तो क्यों नहीं आप उनको डिपोर्ट कर रहे हैं? इस बात पे बांग्लादेश से बात क्यों नहीं हो रही? 70 लाख लोगों को कैसे डिपोर्ट करें? 16 लाख। नहीं, उनका कहना है कि वो आंकड़ा बांग्लादेश से बात तो करिए आप। अरे भाई, उनका कहना दूसरा है। जो उन्होंने डिटेक्ट कर लिए, उनकी घेराबंदी हो गई, उनके वोट कट गए, उनका सब कुछ हो गया, वो भी हो रहा है। मैं इसमें गवर्नमेंट बेईमानी नहीं कर रही, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लोग आ जाते हैं और उनको हटाने के लिए जब एक फैसला कुन काम नहीं होता है, वो दिक्कत अलग है। और उसके लिए बातें इस पर गृह मंत्री ने कही है शशि जी। हाँ। उन्होंने कहा अगर बंगाल में हमारी सरकार रहती है तो पूछा गया उनसे कि सबसे पहली प्राथमिकता, पहला काम क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं बॉर्डर को सिक्योर करूंगा। यस, उन्होंने कहा मेरा पहला काम होगा बॉर्डर को सिक्योर करना पूरे बंगाल में, ताकि वहां से अवैध घुसपैठ ना हो, जिसमें अभी सीआरपीएफ और अन्य जो फोर्सेस मानती हैं वो जगह नहीं दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनेगी, और आज भी जो न्यू टाउन है कोलकाता में, जितने, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ग्राउंड पर जाने पर बहुत पता चलता है, कई वहां पर बांग्लादेशी हैं जो वहां पर वो घोस्ट जैसी जगह बन गई हैं। कई बांग्लादेशी पहले से ही वहां से निकल गए हैं। तो उनका यह भी कहना था कि भारी तादाद में, चाहे असम हो, यहाँ हो, धीरे धीरे वो खुद ही अपनी तरफ जा रहे हैं, और जिनको डिपोर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होगी उसको भी हम बहुत तेजी से इस वाले आने वाले दिनों में करने मैं वाले हैं। आपको अपना एक नोएडा का उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक महिला काम करने आई, हमने पूछा कहाँ की हो? उससे कटिहार के। उसके पास कटिहार का वो आधार कार्ड और वोटर आईडी था। उसका नाम जो था वो अल्पसंख्यकों वाला नाम था। तो उसने अपना नामा बताया, हमने काम दे दिया, काम करने लगी। अचानक बंगाल के चुनाव से पहले उसने कहा दीदी हम तो जा रहे हैं बंगाल वोट डालने के लिए। अरे बंगाल में तुम्हारा वोट कहाँ है भाई, तुम तो कटिहार की रहने वाली हो। और वो साहब बंगाल चली गई। आखिर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है इस देश के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ जो नहीं होना चाहिए।